राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के एक दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के आप अध्यक्ष और विधायक महराज मलिक को जम्मू कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम 1978 के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य को 18,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल नाम मात्र के प्रमुख हैं और केंद्र तथा राज्य दोनों जगह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं। यूपी के अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य की धीमी गति को देखते हुए L&T और टाटा कंसल्टेंसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। लखीमपुर खीरी जिले में शारदा नदी का जलस्तर घट रहा है, लेकिन कटान के कहर से ग्रंड नंबर 12 गांव के हालात और बदतर होते जा रहे हैं। सब्जी मंडी थाना इलाके में सोमवार देर रात एक 4 मंजिला जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उत्तराखंड में अब मानसून के कमजोर पड़ते ही गर्मी भी अपना असर दिखा रही है। हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव में आज संसद भवन में मतदान संपन्न हुआ। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चली वोटिंग में कुल 786 सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त संख्या 788 है, जिनमें से 7 सीटें रिक्त हैं। इस तरह कुल 781 सांसदों को मतदान करना था, लेकिन 13 सांसदों ने वोट नहीं डाला। इसमें बीआरएस के 4, बीजेडी के 7, अकाली दल के 1 और एक निर्दलीय सांसद शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सुबह 10 बजे मतदान किया। वोटिंग से पहले सभी एनडीए सांसदों ने सुबह 9:30 पर ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लिया। मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के बीच रहा। मतगणना में कुल 767 वोटों में से 752 वैध पाए गए, जबकि 15 वोट रद्द हो गए। नतीजों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने 452 प्रथम वरीयता वोट पाकर स्पष्ट बहुमत से जीत दर्ज की। वहीं इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ईईपीसी इंडिया के प्लैटिनम जयंती समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में भारत अध्यात्म और व्यापार दोनों का केंद्र था और अब फिर से ज्ञान व व्यापार में अग्रणी बनने का संकल्प सभी को लेना चाहिए। राष्ट्रपति ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत का इंजीनियरिंग निर्यात $70 अरब से बढ़कर $115 अरब से अधिक हो गया है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए ईईपीसी की सराहना की। देवियों और स्वजनों, देश की अर्थव्यवस्था को निरंतर योगदान देने के 70 वर्ष संपन्न करने के लिए मैं ईईपीसी इंडिया टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस उपलब्धि के लिए मैं वर्तमान और पूर्ववर्ती सदस्यों और पदाधिकारियों को भी सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि ईईपीसी इंडिया की गतिविधियों में विस्तार किया गया है। विगत 10 वर्षों में भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स $70 बिलियन से बढ़कर $115 बिलियन से कहीं अधिक हो गया है। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि पिछले दशक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां रही है, तो निर्यात में ये वृद्धि अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती है। इस उपलब्धि में ईईपीसी इंडिया का भी योगदान है। इस योगदान के लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। प्राचीन काल में भारत
आध्यात्म और व्यापार दोनों क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व करता था। भारत की इस श्रेष्ठता के अनेक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी भी उपलब्ध है। भारत के प्राचीन पश्चिम में भृगुकुच, जहाँ आज का उरुच शहर है, तथा मालाबार कोस्ट पर अनेक बंदरगाह थे। उसी तरह भारत के पूर्व में ताम्रलिप्ति, जहाँ आज का तमलुक शहर है, तथा कोरोमंडल कोस्ट पर भी अनेक बंदरगाह है। ये सभी बंदरगाह रोमन एम्पायर, साउथ ईस्ट एशिया तथा विश्व के अन्य क्षेत्रों में सामान लाने और ले जाने वाले जहाज से खचाखच भरे रहते थे। एक साथ एक ही देश के 100 से अधिक जहाज़ों के बड़े भारत के समुद्री तटों पर आया करते थे और सामान ले जाया करते थे। एंशिएंट इंडिया में शिप बिल्डिंग के अनेक प्रमाण मिलते हैं। देवियों और स्वजनों, ईईपीसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारतीय उत्पादकों के बीच में सेतु का कार्य करता है। आपको ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को तथा भारत के उद्यमियों की भूमिका को निरंतर विस्तार देना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में हो रही परिवर्तनों में उनका कारण आपकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। कोविड महामारी के दौरान ही आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है। उस अभियान के दूरगामी आर्थिक लाभ दिखाई पड़ती है। कोविड महामारी से उत्पन्न हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करके भारत ने जिस आत्मविश्वास का परिचय दिया और राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का एक प्रेरक उदाहरण है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक प्रमुख आयाम ऐसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल का कम से कम प्रभाव पड़े। हमारे देश में उपलब्ध असाधारण क्षमताओं का उपयोग करते हुए वैश्विक व्यापार की चुनौतियों को अवसर में बदलने की जरूरत है। पिछले 7 दशकों के दौरान भारत के इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स डेस्टिनेशन में काफ़ी बदलाव हुआ है। बदलाव के ये प्रक्रिया आपको जारी रखनी है तथा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ भारत की अर्थव्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत बनाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। अनेक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को फैक्ट्स और लॉजिक के आधार पर विश्व समुदाय के प्रमुख प्रस्तुत करते हैं। ऐसे स्टडीज और सर्वेज ईईपीसी जैसे संस्थानों के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का महत्व रखते हैं। एक्सपोर्ट भी करना है, विकास भी करना है, आर्थिक उन्नति करना है, 2047 तक विकसित भारत भी बनना है, लेकिन साथ के साथ विकसित धरती को भी बनाना है। इन्हीं सुझाव के साथ मैं ईपीएफ के सभी सदस्यों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती जिले के बसहवा पहुंचे, जहां उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर के इतिहास और कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा की भूमिका पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्या भारती के तत्वाधान में शिक्षा को नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने विद्या भारती परिवार और सरस्वती शिशु मंदिर से जुड़े सभी लोगों को शुभकामना दी। अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती के अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर के आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में रामबाग से जुड़े हुए सभी उपस्थित प्यारे बच्चों, सभी सम्मानित आचार्यगण, अभिभावकगण और जनपद बस्ती से जुड़े हुए इस क्षेत्र के सभी उपस्थित महानुभाव, नागरिक बहनों और भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे महर्षि वशिष्ठ से की स्मृति से जुड़ी हुई
इस पावन धरा पर इस पवित्र कार्यक्रम के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। सरस्वती शिशु मंदिर के एक बड़े प्रकल्प को अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती के तत्वाधान में एक नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ है। मैं सबसे पहले विद्या भारती परिवार को और सरस्वती शिशु मंदिर रामबाग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, वहां के प्रधानाचार्य जी को, सभी आचार्यों को हृदय से इस कार्य के लिए बधाई देते हुए बस्ती वासियों को इस कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय मनीषा ने ज्ञान के बारे में कहा कि सा विद्या या विमुक्त ये, यानी विद्या वह है जो हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे। मुक्ति का मतलब हमारे जीवन में हमारे आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त कर दे, आगे बढ़ने का मार्ग के लिए हमें मार्गदर्शन कर दे। यह देश 1947 में स्वतंत्र होता है, लेकिन 1947 में स्वतंत्र होने के बाद जिन कारणों से देश प्रतंत्र हुआ था, उन कारकों का समाधान करने, फिर से देश गुलाम न होने पाए, इसके लिए स्वतंत्र भारत ने तत्काल कोई भी उपचारात्मक उपाय नहीं किए और इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में सरदेव नानाजी देशमुख के नेतृत्व में इसी गोरक्ष प्रांत के गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर की पहली शाखा स्थापित की गई थी। और इसलिए आज का ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बस्ती के अंदर भी एक नया शानदार कैंपस सरस्वती शिशु मंदिर का फिर से तैयार होने वाला है और जिसके भूमि पूजन कार्यक्रम के साथ आज हम सब यहां पर जुड़ रहे हैं। असम में कांग्रेस पार्टी को बड़ी मजबूती मिली है। कांग्रेस विचारधारा से प्रभावित होकर 3 पूर्व विधायकों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने उन्हें कांग्रेस परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि यह असम कांग्रेस के लिए बेहद अहम दिन है। गोगोई ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार जनता की नहीं है और यही कारण है कि जनसेवा की इच्छा रखने वाले नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आज कांग्रेस के लिए, विशेष रूप से असम कांग्रेस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जो लोग कांग्रेस दल में शामिल होने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं असम का जो मूल जो भाव है आज के तारीख में, वो मूल भाव आज उनके सिद्धांत में झलकता है। वो असम में जो आज मूल भाव ये है कि वहाँ की जो सरकार है, हिमंत बिस्वा शर्मा जी की जो सरकार है, वो सरकार जनता की सरकार नहीं, किसानों की सरकार नहीं, बेरोजगार युवाओं की सरकार नहीं, महिला श्रमिकों की सरकार नहीं, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, छोटे छोटे ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर्स, उनकी सरकार नहीं। ये सरकार अगर है तो सिर्फ और सिर्फ हिमंत बिस्वा शर्मा जी के व्यक्तिगत लाभ के लिए ये सरकार बनी हुई है। और यही भाव आज
वहाँ के असम के भाजपा और असम गण परिषद दल के बीच में ये आ गया है कि भाजपा और असम गण परिषद अब जनता के हित में काम करने का दल नहीं बना। जनता के हित के काम वो नहीं कर पा रहे। पूरा असम बीजेपी, असम गण परिषद अब हिमंत बिश्व शर्मा जी का प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन गया है। तो जो लोग भाजपा में लोगों की सेवा करना चाहते थे, अब वो लोगों की सेवा नहीं, हिमंत बिश्व शर्मा जी के परिवार की सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए एक मुहिम अब शुरू हो गई है कि वे लोग जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, असम के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, असम की हितों के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो हिमंत बिश्व शर्मा जी के प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर कांग्रेस दल में शामिल हो रहे हैं। तो आज सिर्फ एक झलक है, आज सिर्फ एक शुरुआत है। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे साथ एक नहीं 3 पूर्व विधायक कांग्रेस दल में शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले मैं उल्लेख करना चाहूँगा सत्यव्रत कलिता जी का, पूर्व विधायक कमलपुर से, असम गण परिषद दल के एक महान नेता, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और असम के लोगों की बात बार बार उन्होंने अपने लंबे जीवन में उन्होंने उठाया है। मैं 2 विशेष व्यक्तियों को भी स्वागत करना चाहूँगा क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं लंबे समय तक वो कांग्रेस परिवार में ही थे। मैं नाम लेना चाहूँगा पूर्व विधायक बिनंद सैकिया जी का, जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, सीपाजार विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक, कांग्रेस पार्टी में, फिर भाजपा में, अब वो दोबारा हमारे कांग्रेस परिवार में आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करना चाहूँगा कार्बी आंगलोंग, जो हमारा 6 शेड्यूल एरिया है, जहाँ पे हमारे विभिन्न जनजाति और विभिन्न लोग अपने साथ एक साथ रहते हैं, एक साथ अपने घरों को संभालते हैं। पूर्व पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पूर्व विधायक डॉक्टर मान सिंह रोंगपी जी को। इन तीनों के आगमन से कांग्रेस दल और ताकतवर होगी और लोगों को हिमंत बिश्व शर्मा जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में असम के लोगों को मदद मिलेगी, ताकत मिलेगी। और असम में लोग अब समझ चुके हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में हिमंत बिश्व शर्मा जी का प्राइवेट लिमिटेड फर्म, उसका दफ्तर हम अब बंद करने वाले हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप होलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। देहरादून में हिंदुस्तान हिमालय बचाओ अभियान 2025 के तहत हिमालय हित चिंतकों का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने हिमालय संरक्षण में योगदान देने वाले व्यक्तियों को हिमालय हितैषी सम्मान से सम्मानित किया। उन्होंने सभी को हिमालय दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि हिमालय सिर्फ बर्फीली चोटियों और पर्वत श्रृंखलाओं का समूह नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का जीवन स्रोत है और इसकी नदियां पूरे देश की जीवन धारा है। हिमालय दिवस पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे
बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा छात्र छात्राएं, मीडिया के सभी मित्र, मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हिमालय प्रेमियों को, पर्यावरणविदों को और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों का यहाँ आने के लिए और इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आज आप सभी को हिमालय दिवस की भी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हिमालय पुरुष श्री अनिल प्रकाश जोशी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनका संपूर्ण जीवन हिमालय एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए निस्वार्थ रूप से समर्पित किया है। सच में जब कभी भी आप मुझे मिलते हैं तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, आपसे हमेशा प्रोत्साहन मिलता है। भाइयों बहनों, हिमालय मात्र बर्फीली चोटियां, विस्तृत पर्वतमालाओं का केवल समूह नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का जीवन स्रोत भी है। ये न केवल भारत के उत्तर में अटल प्रहरी का काम करता है, बल्कि इसकी पर्वतीय नदियां पूरे देश की जीवन धारा है। सबसे बड़ा हमारा 70% से अधिक भूभाग जो वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है और देवों की कृपा से भी आच्छादित है। क्योंकि जहां आप जाएंगे पूरे राज्य के अंदर आपको वनों की एक बड़ी श्रृंखला दिखाई देगी, पर्वतों की श्रृंखला दिखाई देगी और इसके साथ साथ देवों के और देव स्थानों की भी एक बड़ी श्रृंखला जो कभी समाप्त नहीं होती है। जहां तक आप जाएंगे एक न एक देव स्थान भी आपको दिखाई देगा। तो जहां इतनी प्रकृति के द्वारा दिए हुए इतने सारे उपहार हों, प्रकृति द्वारा प्रदत्त इतना आशीर्वाद हो, तो सच में हम सब पूरे देश के अंदर सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली लोगों में से है। देवभूमि उत्तराखंड का एक एक जन जो केवल आपने मुझे उद्धृत किया है, मैं ये हर एक उत्तराखंड वासी को उद्धृत करता हूं, हर एक हिमालय वासी को उद्धृत करता हूं। जहां हिमालय और इसकी पर्वत श्रृंखलाएं केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, आध्यात्मिक चेतना की ये अनमोल धरोहर भी है। इसकी ऊंचाइयों से हमारे राष्ट्र का गौरव समाया हुआ है और इसकी घाटियों में हमारे प्राकृतिक संसाधनों का खजाना भी छिपा हुआ है। इसकी ऊंची चोटियां, विस्तृत ग्लेशियर, नदियां, जैव विविधता से भरपूर वन हमें न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराते हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमालय की गोद में बसे हमारे गांवों में सदियों से सभ्यताएं भी पनपती रही हैं और हिमालय हमेशा से हमारी पहचान और परंपराओं का वाहक रहा है। हिमालय के विस्तार और महानता का परिचय हमें महाभारत के वन पर्व में भी देखने को मिलता है, जहां एक श्लोक के माध्यम से कि जिसका अर्थ यह है कि हिमालय पर्वत का विस्तार समुद्र से लेकर चंद्रमा तक माना गया है। देवताओं ने इसे अपना सदन बनाया है और वे सदा यहां निवास करते हैं। भाइयों बहनों, हिमालय केवल हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि विज्ञान की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी पर जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी बहुत केंद्रीय भूमिका निभाता है। हम हिमालय के, प्रकृति के, नदियों के, जल के, हवा, पानी सबके संरक्षण के लिए हम काम करेंगे और छोटी छोटी आदतों में, दिनचर्या में, रोज के दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग भी करेंगे और लोगों को भी हम इस दिशा में प्रेरित करेंगे।
दिल्ली में आई भीषण बाढ़ से हजारों परिवार अब भी प्रभावित हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा की नेता विपक्ष आतिशी ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधा। आतिशी ने मांग की कि हर प्रभावित परिवार की मदद की जाए, सभी वयस्क सदस्यों को कम से कम 18,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और जिन किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हुई है उन्हें 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। इस बार दिल्ली में मॉनसून में बाढ़ आई है। दिल्ली के हजारों परिवारों के घर में पानी भर गया। आज सुबह यमुना बाजार में रहने वाली रीना देवी का मुझे कॉल आया। वो फोन पर फूट फूट कर रो रही थी। पानी का लेवल गिरने के बाद वो जब अपने घर वापस गई तो उन्होंने देखा कि घर में कुछ नहीं बचा। घर का सारा सामान पानी में बह गया। बच्चों की किताबें बह गई, बर्तन बह गए, गद्दे बह गए। जो सामान बचा भी, जो फर्नीचर बचा भी, जो घर का सामान बचा भी, वो 10 दिन से पानी में पड़ा पड़ा बिल्कुल खराब हो गया, किसी काम का नहीं रहा। उनके बच्चों के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खराब हो गए। वो फोन पे फूट फूट कर रो रही थी, कह रही थी कि मैं क्या करूंगी, हम 10 दिन से काम पे नहीं जा पाए हैं, हाथ में एक पैसा नहीं है, घर में एक सामान नहीं बचा। ये स्थिति सिर्फ रीना देवी और उनके परिवार की नहीं है। आज दिल्ली में हजारों बाढ़ पीड़ित परिवार ऐसे ही परेशान हैं। वाटर लेवल नीचे आया है, लेकिन उनके घरों में कुछ भी नहीं बचा। मैं आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से इन सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों की तरफ से मदद की अपील करना चाहती हूँ। रेखा जी, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। इन परिवारों की मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये हजारों परिवारों की कहानी है कि 10 दिन से लोग काम पर नहीं जा पाए, एक पैसा नहीं कमा पाए और दूसरी तरफ घर में एक सामान नहीं बचा है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों के मन में ये डर है कि सरकार ने रिलीफ कैंप में कोई मदद नहीं करी, कोई व्यवस्था नहीं करी, ना पानी था, ना साफ सफाई थी, ना बिजली थी, ना ठीक खाना था। तो आज इन हजारों परिवार की ये चिंता है, उनके मन में ये दर्द है कि क्या सरकार अब हमारी मदद करेगी। तो इन सब परिवारों की तरफ से रेखा जी, मैं आपको मदद की अपील करती हूँ। सबसे पहले, क्योंकि इन परिवारों के सदस्य 10 दिन से काम पे नहीं जा पाए और आने वाले कई दिनों तक काम पर नहीं जा पाएंगे, दिल्ली के मिनिमम वेजेस के आधार पर जो 18,000 रुपये महीने हैं, हर परिवार के एडल्ट मेंबर को इस हिसाब से फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। यानी बाढ़ पीड़ित परिवारों के हर एडल्ट मेंबर को 18,000 रुपये तुरंत दिए जाएं कि वो अपनी जिंदगी को ऑन ट्रैक लेके आ सके। इसके अलावा हर परिवार को उनके घर में हुए नुकसान के आधार पर उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरा, जो बच्चे इन घरों में रहते थे उनकी सारी कॉपी, किताब, स्कूल बैग, नोटबुक, पेन, पेंसिल सब बाढ़ में बह गई है। तो मेरी रेखा जी से अपील है कि दिल्ली के सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों के बच्चे, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको तुरंत किताबें, कॉपियां और स्कूल का सामान दिलवाया जाए। तीसरा, कई हमारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो यमुना खादर में फ्लड प्लेन्स में खेती करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं, उन सब की खेती खत्म हो गई है। जैसा कि आपको पता होगा, पंजाब में जहां बाढ़ आई है वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की घोषणा करी है। तो हम अपील करना चाहेंगे कि दिल्ली के सभी किसानों की जिनकी खेती बह गई है उनको मुआवजा दिया जाए। 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए। और आखिरकार बाढ़ पीड़ित जो इलाके हैं वहां पर तुरंत कैंप्स लगाए जाएं कि जिन लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खराब हो गए हैं उनको इधर उधर एसडीएम ऑफिस, अपने स्कूल, अपने कॉलेज ना भागना पड़े। वहीं पर उनके लिए कैंप लगाए जाएं कि उनके डॉक्यूमेंट्स फिर से बनाए जा सके। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।